हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं फिजिक्स के 2020 का 346 एक्सवी सेट। इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। आइए पहले एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। आप चाहे तो क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो रोककर। आइए देख लेते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप देख चुके हैं क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन पर आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहले सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्शन ए में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं सभी, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन दोनों को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। यदि उनके प्रारंभिक वेग 0 हो तो इन कणों में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, प्रोटॉन का वेग अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन का संवेग अधिक होगा, या फिर प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा। देखिए, हमें पता है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि विद्युत वाहक बल कैपिटल ई का एक सेल आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल आर के सिरों से जुड़ा है। यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर कैपिटल वी हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। 4 ऑप्शन दिए हमें। देखिए, हमें पता है कि जो सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, लोड प्रतिरोध कैपिटल एल, कैपिटल आर, सेल के विद्युत वाहक बल कैपिटल ई और टर्मिनल विभवांतर वी के बीच ये वाला संबंध होता है। तो अगर हमें यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि कैपिटल आर इंटू में ई माइनस वी अपॉन में वी। यानी कि यहाँ से जो मुझे आर इज इक्वल टू फॉर्मूला मिलता है वो ई माइनस वी और इंटू में आर अपॉन में वी। यानी कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय होती है। अच्छा देखिए, शक्ति क्षय का फॉर्मूला क्या होता है? औसत शक्ति क्षय का P बार इज इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस
और इनटू में कोस फाई। कोस फाई का मतलब होता है परिपथ का शक्ति गुणांक। अब इन्होंने जो क्वेश्चन में दिया है वो कहा है शुद्ध प्रेरकत्व। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि शुद्ध प्रेरकत्व के लिए जो कोस फाई की वैल्यू होती है वो 0 होती है, क्योंकि शुद्ध प्रेरकत्व वाले परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच जो कलांतर होता है, जो समय पश्चता होती है, वो 90 डिग्री की होती है और कोस 90 की वैल्यू 0। यानी कि परिपथ में जो औसत शक्ति क्षय होगा वो कितना होगा, 0, वो होगा 0। तो हमारा आंसर कौन सा है, 0। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन स्मॉल n इज इक्वल टू 2 कक्ष से n इज इक्वल टू 4 कक्ष में अपनी स्थिति परिवर्तित करता है। यदि कैपिटल R रिडबर्ग नियतांक हो तो इससे संलग्न तरंग दैर्घ्य होती है। देखिए हमें पता है इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की जो स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू R और इंटू में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 वो कक्षा होती है जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है और n2 वो कक्षा होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया है। तो अगर मैं इसमें सारी वैल्यू रख देता हूँ तो ये हो जाएगा R और इंटू में 1/n1 कौन सा होगा हमारा 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 और माइनस n2 होगा हमारा 4 यानी कि 4 का स्क्वायर 16 यानी 1/16। अब देखिए अगर मैं इसे सोल्व कर देता हूँ तो यहाँ से जो लैम्डा इज इक्वल टू मेरे पास वैल्यू आती है, अगर हम इस मैथमेटिकल टर्म को सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास 3/16 बचता है। और आप देख रहे इधर है 1/λ, अगर मैंने इसे उल्टा कर लैम्डा लिख दिया है तो जो 3/16 है ये मेरे पास बचेगा 16/3R, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्न में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखिए हमें पता है कि जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, जो जल में उत्पन्न तरंगे होती है वो भी अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है, रस्सी में उत्पन्न तरंगे हमारी अनुप्रस्थ तरंगे होती है। केवल ऊष्मा तरंगे ही विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि सूर्य से आने वाला जो विकिरण होता है वो पृथ्वी पर विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऊष्मा तरंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर का एक अवतल दर्पण वस्तु से दुगनी नाप का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु तथा दर्पण के बीच की दूरी है। देखिए पहले डाटा लिखते हैं, हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें जो दिया है वो बताया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है, तो हमने इसकी फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर ली और इस दर्पण की जो फोकस दूरी है वो -20 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा गया है कि दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी। अच्छा देखिए इन्होंने बताया है कि ये दुगनी नाप का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, यानी इस दर्पण का जो रेखीय आवर्धन है m वो दुगना यानी 2 है, और क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है तो इसलिए m की वैल्यू हम -2 लेंगे। तो m इज इक्वल्स टू फॉर्मूला कितना होता है, m इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है माइनस का v/u, और हम इसे किसके इक्वल रखेंगे, -2 के। तो -2 से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास जो v की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी v इज इक्वल्स टू 2u, v इज इक्वल्स टू 2u। अब हम यहाँ पर दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र उपयोग करते हैं, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यही होता है दर्पण के लिए सूत्र। अब अगर मैं इसमें सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ तो f की वैल्यू है 1/20, क्योंकि माइनस में है f की वैल्यू तो हमने -1/20 1/, हमसे जो क्वेश्चन में पूछी है वो वस्तु की दूरी पूछी है, यानी u की वैल्यू पूछी है। तो हमने यहाँ पर v की वैल्यू u के टर्म्स में निकाल ली है पहले, तो v की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर 2u और प्लस 1/u। अब देखिए वस्तु जो होगी वो दर्पण के सामने रखी होगी, यानी जो u की वैल्यू होगी हमें वो माइनस में लेनी होगी, u की वैल्यू हमें माइनस में लेनी होगी। तो अब हम इसे सोल्व कर देते हैं। अगर मैं इस टर्म को सोल्व करता हूँ तो इधर से 2u एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ से जो ऊपर से बचेगा 1, ऊपर से होगा 1 और माइनस यहाँ से हमारे पास होगा 2, यानी ये वाली टर्म होगी -1/2u। तो हमारे पास जो यहाँ से आया 1 माइनस का 1/20 और इज इक्वल्स टू में -1/2u। अब माइनस से हम माइनस कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 10 = 20। हमारे पास यहाँ से जो u की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, यानी इसका बी वाला ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट सेक्शन सोल्व करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन बी, उसमें हमसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ये सारे क्वेश्चन अति लघु टाइप के क्वेश्चन होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
एक पृष्ठ के भीतर स्मॉल n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। देखिए हमें पता है कि गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर बंद समस्त आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश है हम उस सारे आवेश को जोड़कर उसे ε0 से अगर हम डिवाइड कर दे तो पृष्ठ के अंदर बंद वैद्युत फ्लक्स आ जाता है। अब जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो वैद्युत ध्रुव के लिए दिया गया है, और आपको पता है कि वैद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें जितना आवेश प्लस का होता है उतना ही आवेश माइनस का। तो अगर हम किसी भी एक वैद्युत ध्रुव के लिए कुल आवेश निकालें, यानी कि सिग्मा क्यू निकालें, नेट आवेश, तो हर एक वैद्युत ध्रुव के लिए जो नेट आवेश होगा वो शून्य होगा, क्योंकि हर ध्रुव के पास जितना प्लस आवेश होगा उतना ही आवेश माइनस का होगा। तो अब हम यहाँ पर चाहे कितने भी द्विध्रुव ले लें, 10, 20, 30, जैसे कि इसने कहा है स्मॉल n द्विध्रुव, तो हम चाहे कितने भी द्विध्रुव ले लें, सभी द्विध्रुव के लिए जो कुल आवेश होगा वो हमेशा 0 होगा। यानी कि अगर इसमें बात हुई है वैद्युत द्विध्रुव की, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के लिए हमें पता है कि वैद्युत द्विध्रुव के लिए जो कुल आवेश होता है, कुल आवेश का मतलब सिग्मा क्यू, उसकी वैल्यू कितनी होती है 0। तो अगर हम यहाँ से वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो आएगा 0/ε0, यानी कि पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स है वो 0 है। पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स है वो 0 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलित्र चुंबकीय क्षेत्र 8 × 10⁻⁻6 sin 2π 10⁻11t + 300πx द्वारा दिया जाता है। दोलित्र वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक लिखिए। चलिए पहले हम वो लिखते हैं जो इक्वेशन हमें दी हुई है। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की इक्वेशन दी है, यानी B। तो इक्वेशन जो है वो है B = 8 × 10⁻6 sin 2π 10⁻11t और प्लस 300πx, और क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की इक्वेशन है तो हमने इसकी यूनिट लिख दी टेस्ला। अब देखिए हमारे पास जो दोलित्र चुंबकीय क्षेत्र की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है B = B0 इंटू में साइन और यहाँ पर ω/t + kx। तो पहले हम इस इक्वेशन की अपनी इक्वेशन से कंपेयर करके यहाँ से हम B0 की वैल्यू देख लेते हैं। तो जो B0 की वैल्यू है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो आयाम है वो 8 × 10⁻6 टेस्ला है। कितना है 8 × 10⁻6 टेस्ला। क्योंकि मुझे वैद्युत क्षेत्र की इक्वेशन लिखनी है तो पहले मुझे वैद्युत क्षेत्र का आयाम ज्ञात करना पड़ेगा। तो वैद्युत क्षेत्र का आयाम ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हमें पता है E0/B0 = C। तो मैं पहले यहाँ से E0 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो जो E0 की वैल्यू होगी वो होगी B0 × C, और B0 × C का मतलब क्या है कि 8 × 10⁻6, और C क्या होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी 3 × 10⁸। तो हमारे पास यहाँ से जो E0 की वैल्यू आती है वो आती है 8 3 जा 24, और देखिए -6 और +8 यानी 2 पावर बचेगी 100, तो 2400 न्यूटन प्रति कूलम। अब हम अपना इक्वेशन लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र का। तो वैद्युत क्षेत्र का इक्वेशन होता है E = E0 sin ω/t + kx। ये ω/t और प्लस kx वाली टर्म तो ऐसी चीज़ वही रहेगी जो ऊपर थी, बस हमें यहाँ पर E0 की वैल्यू चेंज कर देनी है। तो E = हमारे पास आ जाएगा 2400 sin ω/t की वैल्यू ऊपर से हमें पता ही है 2π × 10⁻11t प्लस kx की वैल्यू भी सेम रहेगी 300πx, और यूनिट न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास आ गया दोलित्र वैद्युत क्षेत्र का समीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक प्रकाश किरण निर्वात से म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरती है। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगना हो तो आपतन कोण का मान कितना होगा। देखिए इसमें हमें बताया गया है कि जो आपतन कोण है वो अपवर्तन कोण का दुगना है, यानी जो I की वैल्यू है आपतन कोण की वो अपवर्तन कोण की दुगनी है, और हमसे आपतन कोण का मान ज्ञात कराया है। तो हमें जो आंसर चाहिएगा वो I की टर्म्स में चाहिएगा। तो हमने पहले यहाँ से R की वैल्यू I की टर्म में कैलकुलेट कर ली, R = 1/I/2। अब मैं यहाँ पर कौन सा नियम यूज़ करता हूँ, मुझे पता है स्नेल का नियम, कि अगर अपवर्तनांक म्यू है तो स्नेल के नियम के अनुसार जो अपवर्तनांक होगा म्यू वो = होगा sin I/sin R के। किसके इक्वल होगा sin I/sin R के। अब
आर की वैल्यू आपको कितनी पता है, I/2, जो उसने हमें क्वेश्चन में दी है, यानी हम यहाँ से ऊपर तो साइन आई ही रहने देंगे और नीचे जो साइन आर है इसके प्लेस पर हम कितना रखेंगे, साइन I/2। अब देखें यहाँ पर मैं साइन आई का फॉर्मूला ओपन करता हूँ। आपने मैथ में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन ए का, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin A इंटू कोस ए, और नहीं साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin A इंटू कोस ए। अगर मैं इसे हाफ एंगल में ओपन करता हूँ साइन ए में, तो फॉर्मूला होगा 2 sin A/2, यानी 2 sin I/2 और इंटू में कोस A/2 यानी कोस I/2 और अपोन में साइन I/2। तो साइन I/2 से साइन I/2 वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो म्यू इज इक्वल्स टू बचेगा वो बचेगा 2 cos I/2। हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, आई की। तो अगर हम इस 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो इधर जाकर हमारे पास ये हो जाएगा म्यू अपॉन 2, और क्योंकि हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है आई की तो हम कोस को भी इस तरफ ले जाते हैं, तो इधर जाकर ये हमारे पास हो जाएगा कोस इनवर्स, और कोस इनवर्स म्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू बचेगा हमारे पास I/2। तो हमने ये 2 भी इस तरफ लिख दिया, तो हमारे पास जो आई की वैल्यू बचती है वो होती है 2 cos इनवर्स म्यू अपॉन 2। ये होगा माध्यम का आपतन कोण। अगले क्वेश्चन में देखिए, हमसे कहा है कि दिए गए अनुनादी LCR परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। देखिए उन्होंने क्वेश्चन में हमसे अपने आप बताया है कि जो परिपथ है हमारा LCR वो अनुनादी परिपथ है। तो अनुनादी परिपथ कौन सा होता है, जिसमें XL की वैल्यू XC की वैल्यू के इक्वल्स होती है, यानी कि जो हमारा सर्किट है ये केवल प्रतिरोध लगे परिपथ की भांति व्यवहार करेगा, यानी केवल R सर्किट की भांति इसका बिहेवियर होगा। तो अगर मैं इसमें कहता हूँ कि मुझे इसमें प्रतिरोध बताइए, तो प्रतिरोध इस सर्किट का कितना है, 10 ओम, जो शुद्ध ओमीय प्रतिरोध है, और परिपथ में जो वोल्टेज है V वो कितनी है हमारे पास 200 वोल्ट। तो हमें क्या पता है कि जो परिपथ की प्रतिबाधा होती है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है धारा का, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ओम्स लॉ भी पढ़ा हुआ है आपने, वही सेम फॉर्मूला है। V की वैल्यू है 200 और R की वैल्यू है 10, तो हमने 0 से 0 कैंसिल आउट कर दी। I इज इक्वल्स टू जो हमारे पास आ गया वो आ गया 10 एम्पियर्स, यानी कि हमारे सर्किट में जो फ्लो होने वाली करंट है वो 20 एम्पियर्स है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि पश्च अभिन्नत PN संधि डायोड में धारा किस आवेश वाहक के कारण होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर पश्च अभिन्नत पर PN संधि डायोड है, यानी कि जो उत्क्रम अभिन्नत पर PN संधि डायोड कार्य कर रहा है, तो उत्क्रम अभिन्नत पर आपके बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण तो कोई धारा बहती नहीं है। जो धारा बहती है आपकी क्षीण धारा, जिसे हम अल्प धारा भी बोलते हैं, वो धारा बहती है अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक किस कारण उत्पन्न होते हैं, वे ऊष्मीय प्रभाव की वजह से उत्पन्न होते हैं, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऊष्मीय प्रभाव के कारण। आंसर होगा ऊष्मीय प्रभाव के कारण उत्पन्न, ऊष्मीय प्रभाव के कारण उत्पन्न अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है यदि उनका वेग क्रम से Vp तथा V अल्फा, ये V अल्फा कट रहा है, इनका जो वेग है वो क्रम से Vp तथा V अल्फा हो, तो Vp तथा V अल्फा में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है यानी कि m अल्फा, वो प्रोटॉन के द्रव्यमान यानी mp का 4 टाइम्स होता है। जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 टाइम्स होता है, और जो अल्फा कण का चार्ज होता है यानी q अल्फा, वो प्रोटॉन के चार्ज का 2 टाइम्स होता है, प्रोटॉन के चार्ज का 2 टाइम्स होता है। अब हमारे से जो संबंध निकलवाया है वो Vp तथा V अल्फा में निकलवाया है, जहाँ पर Vp क्या है, प्रोटॉन का वेग, और V अल्फा क्या है, अल्फा कण का वेग। तो अगर हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखते हैं, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। यहाँ पर ये जो V है इसे आप स्मॉल बनाना वेग के लिए, क्योंकि इसमें विभवांतर की भी बात हुई है, तो विभवांतर को हम कैपिटल V से डिनोट करेंगे और वेग यानी वेलोसिटी को हम स्मॉल v से डिनोट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में अब मैं ये इक्वेशन 2 बार यूज़ करूंगा। एक बार मैं इसी इक्वेशन को अल्फा कण के लिए यूज़ करूंगा और एक बार मैं इसी इक्वेशन को प्रोटॉन के लिए यूज़ करूंगा। अच्छा, हम पहले इसमें, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो के टर्म्स में है और हमें क्वेश्चन में विभवांतर दिया हुआ है, तो हमें क्या पता है कि गतिज ऊर्जा का विभवांतर के साथ क्या संबंध होता है, के इज इक्वल्स टू क्यू वी, यानी इक्वेशंस आ जाएगी हमारे पास क्यू वी इज इक्वल्स टू 1/2 mv²।
अब मैं एक बार इसी इक्वेशन को पहले अल्फा कण के लिए लिखता हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पर लिखा अल्फा कण के लिए, पहले मैंने अपनी इक्वेशन अल्फा कण के लिए लिखी। तो अगर मैं इस इक्वेशन को अल्फा कण के लिए लिखता हूँ तो ये हो जाएगी क्यू अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पर हमारा एम अल्फा और वी अल्फा का स्क्वायर, ठीक। और ये जो v है, ये वाला v हमारा विभवांतर है, ये जो स्मॉल v है ये वेग है और कैपिटल V हमारा विभवांतर है, ठीक। अब मैं इसे कह देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही अगली बार मैं इसी इक्वेशन को प्रोटॉन के लिए लिखता हूँ। तो मैंने दोबारा यही इक्वेशन लिखी प्रोटॉन के लिए। तो अगर प्रोटॉन के लिए इक्वेशन लिखोगे तो देख लोगे अब की बार जो यहाँ पर मास, वेलोसिटी और चार्ज आएगा वो प्रोटॉन का आएगा, यानी इस बार जो इक्वेशन आएगी वो आएगी v यहाँ पर क्यू प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1/2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू में वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूँ, यानी इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनती है वो देखिए, v से आपका v कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 1/2 से 1/2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी क्यू अल्फा अपॉन क्यू प्रोटॉन इज इक्वल टू एम अल्फा इंटू में वेलोसिटी ऑफ अल्फा का स्क्वायर अपॉन नीचे से एम पी और इंटू में वी पी का स्क्वायर। अब आपको क्या पता है? आपको पता है कि जो क्यू अल्फा है वो तो प्रोटॉन के आवेश का दुगना है और जो मास ऑफ अल्फा है वो प्रोटॉन के मास का 4 गुना है। तो हम ये वाली वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो अगर मैं ये वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो एम अल्फा की जगह यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4mp और इंटू में वी अल्फा का स्क्वायर अपॉन नीचे से हमारे पास mp और इंटू में vp का स्क्वायर। तो यहाँ पर mp से mp वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और क्यू अल्फा जो है वो कितना है? प्रोटॉन का 2 टाइम्स है। तो अगर हम यहाँ पर क्यू अल्फा की जगह रख देते हैं 2qp अपॉन में qp इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास बचता है 4v अल्फा अपॉन vp का होल स्क्वायर। हमने पूरे हमारे पास बचता है वो बचता है 2 इज इक्वल्स टू 4v अल्फा अपॉन vp का होल स्क्वायर। अब देखिए मुझे अनुपात निकालना है इनका, तो मैं इसे 4 को इस तरफ ले आता हूँ तो हो जाएगा 2/4 इज इक्वल्स टू v अल्फा अपॉन vp का होल स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस स्क्वायर को हम इस तरफ ले लेंगे तो ये धरा का हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल्स टू v अल्फा अपॉन vp। आइए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं और ये टोटल सेक्शन आपका 8 मार्क्स का होता है। देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 का कै पार्ट, उसमें कहा गया है कि लेंज का नियम क्या है, समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। देखिए हम पहले लेंज का नियम समझने की कोशिश करते हैं। हमें क्या पता है कि आपने पढ़ा होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास यहाँ पर ये कोई एक कुंडली है और जब हम इस कुंडली के साथ एक चुंबक लेते हैं और कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति कराते हैं, यहाँ पर ये एमीटर लगा हुआ होगा जिसके द्वारा हम करंट नापेंगे कि कितनी करंट आ रही है। अगर हम एक चुंबक लेते हैं और कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति कराते हैं तो हमें कुंडली में एक धारा मिलती है। वो धारा इस आपेक्षिक गति की वजह से उत्पन्न होती है और उस धारा को हम प्रेरित धारा बोलते हैं। उस धारा को हम बोलते हैं प्रेरित धारा। अब देखिए अगर हम चुंबक के n वाले सिरे को कुंडली के ओर चलाए, यानी कुंडली के पास लेकर जाने की कोशिश करें, तो ये कुंडली क्या करती है? ये कुंडली इस n सिरे को अपने से दूर भगाने का काम करती है। देखिए n सिरा कुंडली की ओर आ रहा है तो ये कुंडली भी n सिरे की तरह ही काम करना स्टार्ट कर देगी। तो ये जो n सिरा है ये इस n वाले सिरे से प्रतिकर्षित होकर दूर भागने की कोशिश करेगा, यानी कि इसमें जो धारा उत्पन्न होगी वो धारा इस प्रकार इस दिशा में उत्पन्न होगी कि ये जो चुंबक इसके पास आ रही है n सिरे की ओर से, ये इसे अपने से दूर हटाने की कोशिश करेगा। अब इसके उल्टा करके देखते हैं। हम उल्टा करके ऐसे देखते हैं कि अगर हम इसी चुंबक को इसके पास न लाकर इससे दूर ले जाने का प्रयास करें, आपेक्षिक गति तो तब भी होगी अगर चुंबक दूर जा रही है तो तब ये कुंडली क्या करेगी? ये इस चुंबक के दूर जाने का विरोध करेगी, यानी ये इसे चुंबक को अपने पास बुलाने की कोशिश करेगी। तो उस स्थिति में ये कुंडली एस सिरे की भांति व्यवहार करेगी। मतलब आपने क्या समझा कि जब चुंबक इसके पास आ रही है तो ये चुंबक को दूर ले जाने की कोशिश करेगी और जब चुंबक इससे दूर जा रही है तो ये चुंबक
चुंबक को अपने पास लाने की कोशिश करेगी। यानी कि जो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो सदैव इस प्रकार उत्पन्न होगी या ऐसी दिशा में उत्पन्न होगी कि वो उसी कारण का विरोध करेगी जिस कारण वो स्वयं उत्पन्न हो रही हो। आप देख रहे हैं धारा किस वजह से उत्पन्न हो रही है, कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति की वजह से। जब चुंबक पास आ रही है तो चुंबक के पास आने की वजह से धारा उत्पन्न हो रही है, लेकिन कुंडली क्या काम करना चाह रही है, चुंबक को अपने से दूर भगाना चाह रही है। और जब चुंबक कुंडली से दूर जा रही है तो जो धारा उत्पन्न हो रही है वो दूर जाने की वजह से उत्पन्न हो रही है, लेकिन उस स्थिति में कुंडली चुंबक को अपने पास लाने का प्रयास कर रही है। यानी प्रत्येक स्थिति में जो प्रेरित धारा होगी वो यही प्रयास करेगी कि वो उसी कारण का विरोध करे जिस कारण वो स्वयं उत्पन्न हो रही हो। तो लेंज का नियम लिखते हैं हम। तो हम क्या कहेंगे कि लेंज के नियम अनुसार कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा सदैव इस प्रकार प्रवाहित होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न हो रही हो। चलिए लेंज का नियम हमने समझ लिया। अब समझते हैं कि ये जो लेंज का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण पर कैसे आधारित है। अब देखिए आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम तो पढ़ा हुआ है। ऊर्जा संरक्षण का नियम हमें क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। कौन सी ऊर्जा? वैद्युत ऊर्जा, क्योंकि इस कुंडली में करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने पर हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होगी? वैद्युत ऊर्जा। अब वो वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न कहाँ से हुई? क्योंकि ऊर्जा को उत्पन्न तो किया नहीं जा सकता, यानी कोई पहले ऊर्जा रही होगी जो किस में परिवर्तित हो गई होगी? वैद्युत ऊर्जा में। तो वो ऊर्जा कौन सी है? देखिए जब हम इस कुंडली और इस चुंबक के बीच में सापेक्षिक गति कराएंगे तो हमें पता है कि हमें गति कराने के लिए बाहर से कोई ना कोई क्या करना होगा? कार्य करना होगा। वही कार्य यानी कार्य कराने में जो हमारी ऊर्जा व्यय होगी वही ऊर्जा हमें इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित धारा के रूप में प्राप्त होती है। कौन सी ऊर्जा? वो ऊर्जा जो कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति कराने में किए गए कार्य के रूप में क्या होती है? खर्च। वही ऊर्जा हमें कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा के रूप में प्राप्त होती है। तो हम क्या कहेंगे कि कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्षिक गति, कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्षिक गति कराने में किए गए यांत्रिक कार्य में व्यय ऊर्जा ही कुंडली में प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल, आप इसे पूरा नाम भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि ना तो ऊर्जा नष्ट हुई है, क्योंकि देखिए यांत्रिक कार्य में जो ऊर्जा व्यय हुई वो नष्ट नहीं हुई, और ना ही ऊर्जा उत्पन्न हुई क्योंकि वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न नहीं हुई। वही यांत्रिक कार्य में जो हमने ऊर्जा खर्च की थी वही ऊर्जा हमें कहाँ पर मिली है? वैद्युत ऊर्जा के रूप में मिली है। यानी ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या हुई है? परिवर्तित। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? अतः ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। यही
ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अच्छा देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी है, हमसे बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में बहुविकल्पीय क्वेश्चन के रूप में कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होगी। देखिए हमें क्या पता है कि किसी भी परमाणु की nवें स्तर में जो ऊर्जा होती है वो En = -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये जो ऊर्जा हमें मिलती है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलती है, यहाँ पर ऊर्जा की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है ऊर्जा स्तर, कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु में कौन से ऊर्जा स्तर में है। जैसे अगर प्रथम ऊर्जा स्तर में है तो n की जगह हम 1 रखेंगे, द्वितीय ऊर्जा स्तर में है तो n की जगह हम 2 रखेंगे। अब इन्होंने हमसे कहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखिए जब हम इस फॉर्मूले को हाइड्रोजन परमाणु के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें z की वैल्यू 1 रखी जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, तो इसीलिए हमें इस फॉर्मूले में z नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले को किसी अन्य परमाणु के लिए यूज करेंगे तो फिर z का जो नंबर होगा वो 1 नहीं होगा, कुछ और नंबर हमें यूज करना होगा। तो तब ये जो फॉर्मूला होगा ये फॉर्मूला हमारे पास होगा En = -13.6 अपॉन n² और इंटू में z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए किस परमाणु की बात हुई है, हीलियम परमाणु की। अच्छा हीलियम क्या होता है, हीलियम होता है 2He4। हीलियम हमारा परमाणु कौन सा होता है 2He4। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2He4 यानी हीलियम की। देखिए पहले मैं इसकी मूल ऊर्जा स्तर में ऊर्जा निकालता हूँ। तो हीलियम की मूल ऊर्जा स्तर में ऊर्जा, हीलियम की मूल ऊर्जा स्तर में ऊर्जा। मूल ऊर्जा स्तर का मतलब क्या है, मूल ऊर्जा स्तर का मतलब है n = 1 यानी कि पहले ऊर्जा स्तर में। और आप देख सकते हैं कि इसमें z की वैल्यू कितनी है 2। तो अगर मैंने यहाँ पे मूल ऊर्जा स्तर में ऊर्जा निकाली यानी E1, तो E1 = फॉर्मूला कितना होगा 13.6 इंटू z² का मतलब 2 का स्क्वायर और अपोन में n² यानी कि 1 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसे सोल्व कर दूंगा तो यह आ जाएगी -13.6 और इंटू में 4, यानी कि हमारे पास जो यहाँ से E1 की वैल्यू मिलेगी, हम इस 13.6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो टर्म आएगी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस की, यानी कि मूल ऊर्जा स्तर में जो हीलियम की ऊर्जा है वो -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और हमसे पूछिए हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा। अच्छा आपको पता है आयनन ऊर्जा क्या होती है, आयनन ऊर्जा होती है वह न्यूनतम ऊर्जा जो परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक हो। तो अगर मुझे हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा निकालनी है, यानी कि मुझे जो परमाणु है उसे आयनित करना है, तो आयनन ऊर्जा हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा E बराबर फॉर्मूला क्या होता है, उच्चतम ऊर्जा स्तर में ऊर्जा माइनस न्यूनतम ऊर्जा स्तर में ऊर्जा। अब क्योंकि हम इसे आयनित कर रहे हैं तो उच्चतम ऊर्जा स्तर ऊर्जा होगा इनफाइनाइट और प्रथम ऊर्जा स्तर में जो ऊर्जा है वो है E1, यानी कि डेल्टा E = फॉर्मूला आएगा। देखिए ई इनफाइनाइट की वैल्यू हमेशा 0 होती है, क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूले में n की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो वो ई जो हमें मिलेगा वो 0 मिलेगा। माइनस E1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, E1 की वैल्यू है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो डेल्टा E = हमारे पास वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी हीलियम परमाणु को आयनित करने के लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है वो कहा गया है कि पोलेराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन कैसे करेंगे। तो देखिए जब हमें पोलेराइड से आने वाले प्रकाश का संसूचन करना होता है, संसूचन करने का मतलब ये पता लगाना होता है कि जो आपतित प्रकाश है, आने वाला प्रकाश, वो ध्रुवित है, अध्रुवित है या फिर आंशिक रूप से ध्रुवित। आंशिक रूप से ध्रुवित का मतलब उसमें कुछ पार्ट ध्रुवित है और कुछ पार्ट अध्रुवित। तो हम क्या करते हैं, हम पोलेराइड को प्रकाश के मार्ग में रखते हैं, आपतित प्रकाश के मार्ग में रखकर उस पोलेराइड को एक पूर्ण चक्र घुमा देते हैं और पूर्ण चक्र घुमाने के बाद जो पोलेराइड से निर्गत प्रकाश है उस प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन को देखते हैं कि एक पूरे चक्कर में
निर्गत प्रकाश की तीव्रता में क्या क्या परिवर्तन हुआ। अगर निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है वो एक पूर्ण चक्र के दौरान अपरिवर्तित रहती है, यानी आपने पोलराइड को एक पूर्ण चक्र घुमा दिया और पोलराइड से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता में पूरे चक्र में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि जो पोलराइड के ऊपर आने वाला प्रकाश है, यानी कि जो आपतित प्रकाश है, वो अध्रुवित प्रकाश है, उसमें कोई भी ध्रुवित प्रकाश की मात्रा उपस्थित नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, बल्कि ऐसा होता है कि जब हम पोलराइड को घुमा देते हैं पूर्ण एक चक्कर, तो प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित हो जाती है, मतलब परिवर्तित तीव्रता में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है, लेकिन हमें पूरे चक्कर के दौरान एक बार भी तीव्रता शून्य नहीं मिलती। तो उस स्थिति में जो आने वाला प्रकाश होता है, आपतित प्रकाश, वो आंशिक रूप से ध्रुवित होता है, मतलब उस प्रकाश में थोड़ी बहुत मात्रा ध्रुवित प्रकाश की भी मिली हुई होती है और जो शेष मात्रा होती है वो अध्रुवित प्रकाश की होती है। लेकिन इसके विपरीत अगर एक पूर्ण चक्र में हमें जो निर्गत प्रकाश है पोलराइड से, उसकी तीव्रता 2 बार अधिकतम प्राप्त हो और 2 बार न्यूनतम प्राप्त हो, तब हम कहेंगे कि जो पोलराइड से आने वाला प्रकाश है पोलराइड पर, वो पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित प्रकाश है। यही बात हमने इसमें लिखी है। थ्योरी का क्वेश्चन है, इसलिए टाइम बचाने के लिए हमने पहले लिख दिया है। तो देखिए, वही कहा हमने कि पोलराइड द्वारा आपतित प्रकाश का संसूचन करने के लिए पोलराइड को एक पूर्ण चक्र घुमा देते हैं। यदि पूरे चक्र के दौरान पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तब आपतित प्रकाश जो है वो अध्रुवित होगा। और दूसरा पॉइंट, यदि पूर्ण चक्र के दौरान पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन तो होता है, परंतु तीव्रता शून्य नहीं होती, तब हम कहेंगे कि जो आने वाला प्रकाश है वो आंशिक रूप से ध्रुवित है। और यदि एक पूर्ण चक्र के दौरान 2 बार निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य प्राप्त होती है और 2 बार ही निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है, तब पोलराइड पर आने वाला आपतित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होगा। आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि नेत्र का दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ पहले। नेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, वैसे तो 2 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो मुख्य दोष पाए जाते हैं वो 2 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो अपने से दूर स्थित वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु अपने पास वाली वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, मानव नेत्र का जो निकट बिंदु है, स्वस्थ मानव नेत्र का, वो 25 सेंटीमीटर होता है और जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है, यानी कि मानव नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के रेंज की सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। और हम नेत्र से जितनी भी वस्तुओं को देखते हैं, उन सभी वस्तुओं का जो प्रतिबिंब बनता है वो नेत्र के रेटिना पर प्राप्त होता है। तो अगर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो हम वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, परंतु जब नेत्र में कोई दोष आ जाता है, नेत्र किसी दोष से ग्रस्त हो जाता है, तो वह प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर या तो रेटिना से पहले बन जाता है या रेटिना के बाद बन जाता है, मतलब प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं प्राप्त होता, तब नेत्र के अंदर कोई ना कोई दोष आ जाता है। तो अगर हम दूरदृष्टि दोष की बात करें तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो अपने निकट की वस्तुओं को ठीक रूप से नहीं देख पाता। दूर की वस्तुएं तो उसे स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, यानी कि जो उसका निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर ना होकर 25 सेंटीमीटर से थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि वो दूर की वस्तुएं तो देख सकता है, निकट की वस्तुएं नहीं देख सकता। तो हमने यही बोला कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। अर्थात व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ना होकर इससे अधिक हो जाता है। देखिए, अगर 25 सेंटीमीटर की रेंज में वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के बाद बन रहा है, यानी कि अगर 25 सेंटीमीटर से वस्तु पास रखी होगी, यानी कि वस्तु निकट रखी होगी, तो प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त नहीं होगा, बल्कि रेटिना के बाद प्राप्त होगा। जबकि अगर ये वस्तु 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर रखी होगी, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर, क्योंकि ये दूर की वस्तुओं को तो देख सकता है। अच्छा, इस दोष का निवारण कैसे करते हैं? इस दोष का निवारण करने के लिए हम एक अभिसारी लेंस का उपयोग करते हैं, अभिसारी प्रकृति के लेंस का। और आपको पता ही है कि अभिसारी प्रकृति का लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में एक उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। हमने यही बात इसमें लिखी है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में एक उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अब देखिए,
आपको पता है कि उत्तल लेंस कैसी प्रकृति का होता है, अभिसारी प्रकृति का। तो ये अपने ऊपर आने वाली किरणों को अपवर्तन के पश्चात इकट्ठा करने का प्रयास करता है। तो अगर यहाँ पर वस्तु रखी हुई थी, जैसे हमने यहाँ पर कहा था कि वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, तब इस 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जाकर उत्तल लेंस पर आपतित होगी। अगर ये लेंस उपस्थित नहीं होता तब ये किरणें सीधा नेत्र लेंस के ऊपर पहुंचती, लेकिन लेंस की वजह से अब ये किरणें, जब इन किरणों का अपवर्तन होगा तो ये किरणें थोड़ी समीप आ जाएगी, यानी ये किरणें विसारित हो जाएगी। अगर हम इन किरणों को डॉट डॉट करके पीछे की ओर बढ़ाकर देखेंगे तो ये किरणें हमें ओ डैश बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, यानी वस्तु रखी तो बिंदु ओ पर है, लेकिन लेंस की वजह से ये वस्तु हमें बिंदु ओ पर ना होकर बिंदु ओ डैश पर रखी हुई प्रतीत होगी। तो ये वस्तु 25 सेंटीमीटर से दूर चली जाएगी, और जब वस्तु 25 सेंटीमीटर से दूर चली जाएगी तो नेत्र द्वारा वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो फिर इस वस्तु का जो स्पष्ट प्रतिबिंब होगा वो हमें कहाँ पर प्राप्त होगा, रेटिना पर प्राप्त होगा, और रेटिना पर बने प्रतिबिंब को नेत्र द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो वही बात हमने इसमें कही है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में एक उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जिससे वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात कुछ दूर से आती हुई प्रतीत होती है। ये जो किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही थी, अब ये हमें ओ से ना आकर ओ डैश से आती हुई प्रतीत होती है, और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होता है। क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो आपका अथवा में पूछा गया है। जो भी आपने लास्ट क्वेश्चन देखा नेत्र के दृष्टि दोष वाला, उसी क्वेश्चन के अथवा में ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि गॉस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं कहता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये कोई एक आवेश है। ये जो आवेश है ये स्मॉल क्यू है। ये आवेश या तो वायु में स्थित है या फिर निर्वात में, और इस आवेश क्यू से स्मॉल आर दूरी पर, आवेश क्यू से स्मॉल आर दूरी पर यहाँ पर कोई एक बिंदु है। इस बिंदु का नाम मैंने कह दिया बिंदु पी। इस बिंदु पी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी चाहते हैं। तो अगर हमें गॉस के नियम की हेल्प से इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो देखिए गॉस का नियम लगाने के लिए हमें सबसे पहले हमेशा जरूरत होती है गॉसियन पृष्ठ की, क्योंकि गॉस का नियम तभी किसी भी आवेश पर लागू हो सकता है जब वो आवेश किसी पृष्ठ के अंदर बंद हो, ये वो आवेश चारों तरफ से पृष्ठ के अंदर घिरा हुआ हो। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे, और उस गॉसियन पृष्ठ की रचना हम इस प्रकार करेंगे कि संपूर्ण आवेश तो पृष्ठ के अंदर बंद हो, और ये जो बिंदु पी है ये उस गॉसियन पृष्ठ की सतह पर स्थित हो। तो अगर मैं इस बिंदु पी से होते हुए गॉसियन पृष्ठ की रचना कर देता हूँ तो मैं देखूंगा कि मुझे गोला प्राप्त होगा, और उस गोले की जो त्रिज्या होगी वो स्मॉल आर होगी। उस गोले की जो त्रिज्या होगी वो स्मॉल आर होगी, यानी कि जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोला होगा, और ये जो आवेश क्यू है ये इस गोले के केंद्र पर स्थित होगा। अब मुझे इस बिंदु पी पर क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चलिए पहले इतनी बात लिख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि माना कोई बिंदु आवेश, माना कोई बिंदु आवेश स्मॉल क्यू, या तो आवेश हमारा वायु में स्थित है या फिर निर्वात में। आवेश स्मॉल क्यू वायु अथवा निर्वात में, वायु अथवा निर्वात में स्थित है, स्थित है। और इस आवेश से स्मॉल आर दूरी पर क्या है, कोई बिंदु पी, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्थित है, जिससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है, कोई बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए अब हम जो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय की हेल्प से ज्ञात करनी है तो सर्वप्रथम हमें गॉसियन पृष्ठ की रचना करनी होगी। और हम गॉसियन पृष्ठ किस प्रकार खींचेंगे कि आवेश क्यों उस पृष्ठ के केंद्र पर हो और जो बिंदु पी है वो पृष्ठ की सतह पर स्थित हो। तो चलिए लिखते ये बात भी। सर्वप्रथम एक गॉसियन पृष्ठ की रचना इस प्रकार करते हैं, इस प्रकार करते हैं
कि आवेश स्मॉल क्यों पृष्ठ के अंदर, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं केंद्र पर, और बिंदु P पृष्ठ की सतह पर स्थित हो, पृष्ठ की सतह पर स्थित हो। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अगर मुझे पूरे गोले से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना हो तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इस गोले की सतह पर यहाँ पर कोई एक सूक्ष्म खंड ले लेता हूँ। ये जो मैंने इतना सूक्ष्म खंड लिया, इस सूक्ष्म खंड का जो क्षेत्रफल है वो है स्मॉल dA। इस सूक्ष्म खंड का जो क्षेत्रफल है वो है स्मॉल dA। और अगर मैं इसका क्षेत्रफल सदिश खींचना चाहूँ तो आपको पता है कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है उसकी दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी वेक्टर dA की, वो ये वाली होगी। और इस सतह पर अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो वो वैद्युत क्षेत्र भी पृष्ठ के तल के लंबवत होती है, क्योंकि आपको क्या पता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वे सदैव पृष्ठ के तल के लंबवत निकलती है। तो हमारा जो वेक्टर E और वेक्टर D होगा वो दोनों एक ही दिशा में कार्यरत होंगे। और दोनों का एक ही दिशा में कार्यरत होने का क्या अर्थ है कि दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और क्षेत्रफल सदिश है, दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, सबसे पहले मैं इस सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा, माना गोले के पृष्ठ पर कोई सूक्ष्म खंड dA स्थित है, तब उससे होकर गुजरने वाला सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स, देखिए क्योंकि हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया है तो इससे होकर जो फ्लक्स गुजरेगा वो भी सूक्ष्म होगा। तो सूक्ष्म फ्लक्स के लिए हम निकालते हैं d फाई। अब आपको क्या पता है कि फ्लक्स बराबर फॉर्मूला होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर A, क्योंकि हम A कौन सा ले रहे हैं, सूक्ष्म क्षेत्रफल, तो E के साथ डॉट में कौन सा आएगा, E डॉट DA, वेक्टर E डॉट DA। अब अगर E डॉट DA का हम फॉर्मूला खोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि A डॉट B बराबर कितना होता है, AB कोस थीटा। उसी प्रकार अगर हम E डॉट DA का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से आएगा EDA कोस थीटा। और थीटा का मतलब क्या है, वेक्टर E और वेक्टर DA के बीच का कोण। जैसा कि अभी हमने डायग्राम में यहाँ देखा था कि जो वेक्टर E है और D है वो दोनों एक ही रेखा के अनुदिश कार्य कर रहे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चूंकि वेक्टर E जो है समांतर है किसके, वेक्टर DA के, तब इनके बीच का जो एंगल होगा यानी कि थीटा होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। और अगर हम इस फॉर्मूले में कोस थीटा की वैल्यू कोस 0 रखेंगे तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी कि हमारे पास जो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो सूक्ष्म पृष्ठ से होकर गुजरने वाला सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स है d फाई, वो हमारे पास आ गया EDA, वो हमारे पास कितना आ गया, EDA। अब मुझे निकालना क्या था, मुझे केवल ये सूक्ष्म फ्लक्स थोड़ी निकालना था, मैं तो ये संपूर्ण फ्लक्स निकालना चाहता हूँ। तो अगर मैं संपूर्ण फ्लक्स निकालना चाहता हूँ तो मुझे इस छोटे से फ्लक्स का क्या करना पड़ेगा, समाकलन। मैं इस छोटे से फ्लक्स का संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं, अब संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अगर मुझे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है यानी कि फाई, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास छोटा सा फ्लक्स है डी फाई, इसका क्लोज इंटीग्रेशन कर देता हूँ सरफेस पर, यानी कि इसका पृष्ठीय समाकलन कर देता हूँ। तो डी फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डी फाई की वैल्यू हमारे पास है EDA। अब देखिए क्योंकि हम सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो E तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर जो फाई की वैल्यू आएगी वो होगी E
क्लोज इंटीग्रेशन डीए, सरफेस इंटीग्रेशन डीए। अब देखिए डीए के सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। डीए का मतलब क्या था, ये छोटा सा क्षेत्रफल, अगर इस छोटे से क्षेत्रफल का सरफेस इंटीग्रेशन करूँ यानी कि पृष्ठीय समाकलन करूँ तो उसका मतलब होगा इस पूरे के पूरे गोले का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। यानी कि यहाँ पर जो आप वैल्यू रखेंगे किसकी, क्लोज इंटीग्रेशन डीए की, उसकी वैल्यू होगी 4π, गोले की त्रिज्या कितनी थी स्मॉल r का स्क्वायर। तो अब देखिए हमें जो यहाँ से वैल्यू मिलती है इसमें फाई इज इक्वल्स टू वो हो जाती है E इंटू 4πr का स्क्वायर। अब इसमें फाई क्या है, फाई है गोले से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। अब आपने गॉस की प्रमेय में पढ़ा हुआ है क्या, कि गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार, क्योंकि हमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र की उत्पत्ति करनी है वो गॉस की प्रमेय के आधार पर करनी है। तो आपको पता है कि गॉस की प्रमेय के अनुसार जो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है वो पृष्ठ में बंद संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और जैसा कि हमारे पास यहाँ पर जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर केवल क्यू आवेश बंद है, तो इससे होकर जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो इस क्यू का 1/ε0 गुना होगा। तो हमने जो यहाँ पर फाई की वैल्यू पुट की वो कितनी पुट की, Q/ε0। तो अगर मैं यहाँ पर फाई की वैल्यू Q/ε0 पुट कर देता हूँ और इज इक्वल्स टू में मेरे पास है E इंटू 4πr²। अब हम इस वाली टर्म को इस तरफ रिप्लेस कर देते हैं, तो इधर से तो हमारे पास केवल E बचेगा, और इस टर्म को जब हम इस तरफ रिप्लेस कर देंगे तो देखिए ये 4π इधर डिवाइड में आ गया, और ये जो ε0 है ये मैंने इसके साथ लिख लिया, और ऊपर से जो Q था और ये वाला r² इसके अपोन में। यही किसका सूत्र होता है, यही सूत्र होता है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यानी हमने गॉस की प्रमेय के आधार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र की उत्पत्ति कर दी है। अगला सेक्शन है सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो ये जो टोटल सेक्शन है आपका 15 मार्क्स का सेक्शन है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है के पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें आपसे कहा गया है कि 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 10 ओम का प्रतिरोध तथा 1/10π हेनरी का प्रेरक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में औसत शक्ति हानि ज्ञात करो। चलिए पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि हमें पता है इसमें एक प्रतिरोध है और एक प्रेरक, यानी ये LR सर्किट हमें दिया गया है। हमसे कहा गया है कि हमारे पास यहाँ पर एक सर्किट है, इस सर्किट में एक 10 ओम का प्रतिरोध यानी R की वैल्यू दी है कितनी 10 ओम, और एक यहाँ पर कुंडली जुड़ी है यानी कि एक प्रेरक जुड़ा है जिसका हमें प्रेरक यानी L इज इक्वल्स टू बताया गया है 1/10π। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जा कर देते हैं पहले। ये यहाँ पर स्रोत के साथ जुड़े हुए हैं, और देखिए हमें जो दी गई वैल्यू होती है वे हमेशा ही वर्ग माध्य मूल वैल्यू होती है, यानी कि हमेशा ही VRMS, IRMS और PRMS जो भी दी गई वैल्यू होती है वो हमेशा ही RMS वैल्यू होती है। तो हमें जैसे इन्होंने बताया है कि 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, तो इसका मतलब हमें जो आवर्ती की वैल्यू दी है F की वो कितनी है 50 हर्ट्ज। हमें जो वोल्टेज दी गई है 100 वोल्ट, ये कौन सी वोल्टेज दी गई है, वोल्टेज दी गई है VRMS, तो VRMS की वैल्यू कितनी है 100 वोल्ट। और जो R बताया गया है R है 10 ओम, और जो हमें बताया गया है 1/10π, ये कुंडली का प्रेरकत्व है, क्योंकि देखिए यूनिट है हेनरी, अगर ये यूनिट ओम होती तो ये एक्सल की वैल्यू होती यानी कि प्रेरण का प्रतिघात, परंतु ये जो यूनिट है ये हेनरी है, तो इसलिए हमें ये प्रेरकत्व दिया है, यानी L की वैल्यू दी है 1/10π। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक्सल कैलकुलेट करेंगे। एक्सल क्यों कैलकुलेट करेंगे, हम इस कुंडली का प्रतिरोध यानी कि एक्सल कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है L ओमेगा, और ओमेगा इज इक्वल टू फॉर्मूला कितना 2πf। तो यहाँ से जो हमारे पास एक्सल की वैल्यू आएगी वो आएगी, पहले L की वैल्यू पुट करते हैं 1/10π इंटू 2π और इंटू F की वैल्यू 50। तो देखिए इस वाले पाई से ये वाला पाई कैंसिल आउट, और इस वाले 0 से ये वाले 0 भी कैंसिल आउट। तो जो एक्सल की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 10 ओम। अब सबसे पहले हम परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा यानी कि Z कैलकुलेट करते हैं। तो Z इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा √में R² और प्लस एक्सल का स्क्वायर। तो √R² का मतलब 10 का स्क्वायर, और प्लस एक्सल का स्क्वायर का मतलब भी 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर ये हमारे पास हो जाएगा √में 200, और 200 को मैं लिख सकता हूँ 10√2,
यानी कि जो परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा है, जो टोटल प्रतिरोध है सर्किट का, वो 10√2 ओम है। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है परिपथ में होने वाली औसत शक्ति हानि। शक्ति हानि मतलब पी बार, औसत शक्ति हानि। तो पी बार का फॉर्मूला कितना होता है, VRMS इंटू IRMS और इंटू में कोस फाई। कोस फाई का मतलब धारा और वोल्टेज के मध्य सकलांतर या फिर परिपथ का शक्ति गुणांक, कोस फाई। अब देखिए मेरे पास VRMS की वैल्यू क्वेश्चन में है 10 वोल्ट, लेकिन ना तो IRMS की वैल्यू है और ना ही कोस फाई की वैल्यू। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर IRMS इज इक्वल टू पुट कितना करता हूँ, VRMS अपॉन जेड, और जो कोस फाई है, कोस फाई की जगह कितना पुट करता हूँ, R अपॉन जेड। तो जब ये वाली वैल्यू मैं इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो P बार इज इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास VRMS इंटू में यहाँ पर IRMS की जगह कितना पुट किया, VRMS अपॉन जेड, और मल्टीप्लाई कोस फाई की वैल्यू R अपॉन जेड। तो जो P बार इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा V²RMS अपॉन में जेड का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में R, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए VRMS की वैल्यू कितनी है, 100, तो अगर VRMS स्क्वायर करूँगा तो 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई R की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन जेड स्क्वायर। जेड की वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी है 10√2, अगर इसका स्क्वायर करता हूँ तो 10√2 और मल्टीप्लाई में 10√2। तो इन दोनों 10 से हमारा एक 100 कैंसिल आउट, तो ऊपर हमारे पास हो जाएगा 1000 और √2 और √2 2। 1000 को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास कितना आ गया 500 वोल्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा है कि रेडियो एक्टिव क्षय का नियम क्या है, सिद्ध करो कि n = n0 e⁻ λt, जहां n0 व n t बराबर 0 तथा t समय पश्चात परमाणुओं की संख्या है तथा लैम्डा 6 नियतांक है। देखिए सबसे पहले हमसे पूछा है रेडियो एक्टिव क्षय का नियम क्या है। तो हमें पता है जैसे कि जो रेडियो एक्टिव क्षय का नियम दिया था वो रदरफोर्ड तथा सोडी नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। तो पहले हम नियम ही लिखेंगे। तो देखिए क्या नियम था, इन्होंने अपने नियम में ये बताया था कि जो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर है, विघटन की दर का मतलब क्या होता है Tn/dt, यानी प्रति सेकंड विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या, वो उस क्षण पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। क्या नियम बना कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर यानी Dn/dt, यानी कि प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले परमाणुओं की संख्या उस क्षण पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। तो पहले नियम लिखते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं इस नियमानुसार किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर उस क्षण पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। ठीक है, चलिए अब नियम देखते हैं कि जो विघटन की दर है Dn/dt वो उस क्षण पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती है। अब अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूँ यानी समानुपाती का निशान, तो यहाँ पर मुझे एक नियतांक लेना होगा। तो यहाँ पर जो हम नियतांक लेते हैं वो है -λ, और यहाँ पर लैम्डा का मतलब क्या है, लैम्डा का मतलब है यहाँ पर एक नियतांक जिसे हम क्या बोलते हैं 6 नियतांक। लैम्डा का यहाँ पर क्या नाम होता है 6 नियतांक। और जो ऋणात्मक चिन्ह है ये हमें क्या प्रदर्शित कर रहा है कि जो परमाणुओं की संख्या है वे समय के साथ साथ घट रही है। ठीक, अब देखिए उसने हमसे आगे क्या सिद्ध करवाया है कि सिद्ध करो कि n = n0 e⁻ जहां n0 व n t बराबर 0 तथा t समय पश्चात परमाणुओं की संख्या है। चलिए अब मैं कहता हूँ मान लो मेरे पास यहाँ पे ये कोई एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसमें जो भी प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या है वे n है, और t समय के पश्चात, कितने समय के पश्चात, t समय के पश्चात
इसमें जो परमाणु की संख्या रह जाती है, चलिए सॉरी मैं कहता हूँ कि जो इसमें प्रारंभिक परमाणु की संख्या है वो n नोट है, और जो t समय के पश्चात इसके अंदर परमाणु की संख्या शेष रह जाती है वो n है। यानी जब समय है t बराबर 0 तो पदार्थ के अंदर जो परमाणु की संख्या है n वो कितनी है n नोट, और t समय के पश्चात यानी कि t समय के बाद इसके अंदर जो परमाणु की संख्या है n वो कितनी हो जाती है n हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर हम इसी के बारे में एक लाइन लिख देते हैं, माना t बराबर 0 तथा t बराबर t, देखिए t बराबर 0 तथा t बराबर t क्षण पर किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या क्रमशः कितनी है, देख सकते हैं आप, t बराबर 0 पर n नोट और t बराबर t पर n, क्रमशः n नोट तथा n है। तब सोडी के नियम अनुसार, चलिए सोडी के नियम से ही हम कैलकुलेशन करनी अपनी स्टार्ट करते हैं, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है नियम। तो सोडी के नियम के अनुसार मुझे क्या पता है कि जो dn/dt होगा वो बराबर होगा माइनस लैम्डा इंटू एन के। तो अगर हम यहाँ से इस n को इस तरफ ले जाओ और dt को उस तरफ, तो ये जो इक्वेशन है ये ऐसे बन जाएगी कि dn/n इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा dt। ठीक, अब मैं इस समीकरण के दोनों पक्षों में समाकलन करता हूँ, तो मैंने लिखा समीकरण के दोनों ओर समाकलन करने पर अगर देखिए मैं समीकरण के दोनों ओर समाकलन करता हूँ तो इस तरफ भी मैंने इक्वेशन इंटीग्रेशन का निशान लगाया dn/n इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, इस तरफ भी हमने इंटीग्रेशन का निशान यूज किया लैम्डा dt। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो n के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पर जो हम लिमिट पुट करेंगे वो n की, और यहाँ पर जो लिमिट पुट करेंगे वो किसकी आएगी t की। तो देखिए n की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, पहले जो परमाणुओं की संख्या है वो n नोट है और फिर कितनी है n, तो जो n की लिमिट है वो n नोट से n तक है, और जो t की लिमिट है वो 0 से लेकर t तक है, क्योंकि पहले समय था 0 और बाद में समय कितना हो जाता है t हो जाता है। ठीक, तो हमने इनकी लिमिट पुट कर दी। अब देखिए 1/n का इंटीग्रेशन कितना होगा, log बेस en, और इसकी लिमिट n नोट से लेकर n तक इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटीग्रेशन से बाहर dt का इंटीग्रेशन कितना t, और इसकी लिमिट 0 टू t। आइए वह लिमिट पुट करते हैं इंटीग्रेशन में। जब हम इसमें लिमिट पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा log en माइनस नीचे वाला लोअर लिमिट log n नोट इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा और इंटू में t माइनस 0। अब देखिए आपको फॉर्मूला पता है कि log m माइनस log n कितना होता है, log m/n, यानी इसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ log n/n नोट इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना माइनस लैम्डा t। अब देखें हम इधर से लोग रिमूव करके इस तरफ लगाते हैं, हम लोग हटाते हैं तो ये वाली जो टर्म है ये e की पावर में चली जाएगी, तो इस तरफ से जो हमारे पास टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी n/n नोट e की पावर माइनस लैम्डा t, और n नोट को हमने इधर रिमूव कर दिया तो n इज इक्वल्स टू n नोट e की पावर माइनस लैम्डा t। यही कौन सी इक्वेशन कहलाती है, हमारी विघटन समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 56 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट पॉइंट संवेग तथा सेकंड पॉइंट डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। अब देखिए सबसे पहले डाटा लिखते हैं, हमें दिया क्या क्या हुआ है, हमें जो विभवांतर बताया गया है यानी कि V वो कितना बताया गया है 56 वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हुई है तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम, और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो कितना होगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा एक तो इलेक्ट्रॉन का संवेग यानी कि p, और एक पूछी है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पॉइंट कैलकुलेट करते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन का संवेग। अब देखिए हमें क्या पता होता है, हमें पता होता है कि किसी भी कण का जो संवेग है यानी कि p वो बराबर होता है √2m_k, जहाँ पर k का मतलब क्या है, किसी कण की गतिज ऊर्जा। अब हमें क्वेश्चन में गतिज ऊर्जा तो पता ही नहीं है, हमें बताया गया विभवांतर और आवेश, तो हम इसी फॉर्मूले में k की वैल्यू कितनी पुट कर देते हैं q इंटू वी। तो यहाँ से जो हमारे पास संवेग का फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा p इज इक्वल टू √में
2m³ चलिए ये सारी वैल्यू पुट करते हैं तो P इज इक्वल्स टू √2 मल्टीप्लाई m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 इंटू 10⁻31, Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 और वोल्टेज हमें कितनी बताइए 56 वोल्ट। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को सोल्व कर देंगे तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद यहाँ से जो हमारे पास P की वैल्यू आएगी वो आएगी 40.4 इंटू 10⁻25 और हम इसमें 0.1 अंक एडजस्ट कर देते हैं इस तरफ तो P इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4.04 मल्टीप्लाई 10⁻24 और देखिए क्योंकि हमने संवेग निकाला है तो संवेग की यूनिट क्या होती है, संवेग की यूनिट हमारे पास होती है न्यूटन सेकेंड। यह आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन का संवेग। दूसरे पॉइंट में उसने हमसे क्या पूछा है, सेकंड पॉइंट में उसने हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है तो सेकंड पॉइंट में हम लैम्डा कैलकुलेट करते हैं। देखिए वैसे तो लैम्डा का फॉर्मूला H/P होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की बात हुई है तो जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी वो 12.27/√V होगी और यहाँ से जो हमें एक्सप्रेशन से वैल्यू मिलेगी, आंसर जो मिलेगा वो एंगस्ट्रॉम यूनिट में होगा। तो अगर हम इसमें V की वैल्यू पुट कर देते हैं विभवांतर की तो लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12.27/√V की वैल्यू कितनी है 56 और अगर हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे यानी ये जो कैलकुलेशन है इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमें इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ मिलेगी वो मिलेगी 1.64 एंगस्ट्रॉम। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का संवेग और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य दोनों आ चुकी है जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। ऑक्सीजन नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करो। जबकि ये ऑक्सीजन की द्रव्यमान की वैल्यू है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और जो 1 AMU में इन्होंने ऊर्जा बताई है हमें वो बताई है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं बंधन ऊर्जा की, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बंधन ऊर्जा क्या होती है, हमें पता है कि अगर ये किसी भी परमाणु का नाभिक है तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं जिससे नाभिक का निर्माण होता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। इन्हीं न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को ही हम आपस में मिलाकर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। तो इन न्यूक्लियनों को अलग अलग करने के लिए हमें जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी ऊर्जा को हम कौन सी ऊर्जा बोलते हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि बंधन ऊर्जा क्या है तो हम कहेंगे वह ऊर्जा जो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों का मतलब क्या बताया मैंने आपको, न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों। परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है नाभिक की बंधन ऊर्जा। नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। देखिए बंधन ऊर्जा को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो ई से रिप्रेजेंट करते हैं और बंधन ऊर्जा की जो इक्वेशन होती है यानी जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल्स टू डेल्टा mc²। जहाँ पर डेल्टा m का मतलब क्या है, डेल्टा m का मतलब है परमाणु की द्रव्यमान क्षति या फिर नाभिक की द्रव्यमान क्षति। और यहाँ से जो हमें E की वैल्यू मिलती है वो मिलती है जूल में। ये वैल्यू हमें जूल में कब मिलती है, जब हमें डेल्टा m की वैल्यू किलोग्राम में दी गई हो। यदि क्वेश्चन में हमें जो डेल्टा m दिया गया हो वो दिया गया हो AMU में, यानी कि जो डेल्टा m की यूनिट हो वो किलोग्राम ना होकर AMU हो, तब हम बंधन ऊर्जा निकालने के लिए क्या करते हैं, जो डेल्टा m है इसी में डायरेक्ट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ से हमें एनर्जी मिल जाती है। और यहाँ से जो एनर्जी मिलती है उसकी यूनिट होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से जो एनर्जी मिलती है उसकी यूनिट क्या होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, चलिए न्यूमेरिकल पर चलते हैं।
देखिए डाटा देख लेते हैं पहले। ऑक्सीजन का द्रव्यमान दिया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है और 1 AMU में ऊर्जा दी है। ठीक, तो सबसे पहले हम द्रव्यमान क्षति ज्ञात करते हैं। तो द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा M इज इक्वल्स टू जेड MP यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस A माइनस जेड इंटू MN यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और माइनस कैपिटल M यानी कि परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान। अब देखिए क्योंकि ऑक्सीजन की बात हुई है तो Z इज इक्वल्स टू कितना होगा 8 और A इज इक्वल्स टू कितना 16। बाकी MP MN और कैपिटल MN ये सारी वैल्यू हमें इक्वेशन में उन्होंने दी हुई है पहले से ही, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो डेल्टा M इज इक्वल्स टू पहले Z की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई MP यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00728 AMU जैसा कि उसने क्वेश्चन में दिया है, प्लस A माइनस जेड यानी 16 माइनस 8, तो यहाँ पर हमारे पास 80 बचा मल्टीप्लाई MN यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, वो भी उसने क्वेश्चन में दिया है 1.00867 AMU और माइनस कैपिटल MN यानी कि नाभिक का द्रव्यमान, यह हमें दिया गया है 15.79491। देखिए अब अगर हम इस वाली टर्म को पूरी की पूरी को सोल्व कर देते हैं तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलती है वो मिलती है 16.1276 माइनस और वहाँ से कितना है 15.79491 और इन दोनों टर्म को अगर हम आपस में माइनस कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास द्रव्यमान क्षति आ जाएगी 0.33269 AMU। ये हमारे पास आ गई परमाणु की द्रव्यमान क्षति। अब देखिए हमसे द्रव्यमान क्षति भी पूछी थी तो एक आंसर तो हमारा यहीं पर आ गया, लेकिन साथ साथ में बंधन ऊर्जा भी पूछी है। तो बंधन ऊर्जा निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि हमें पता है कि द्रव्यमान क्षति AMU में दी गई है, यानी डायरेक्ट हम द्रव्यमान क्षति में कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, यानी 0.33269 और मल्टीप्लाई में 931 इज इक्वल्स टू, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हमें आंसर मिलता है 309.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास आ गई ऑक्सीजन की नाभिक के बंधन ऊर्जा। परंतु हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रति न्यूक्लियन का मतलब क्या है, प्रति न्यूक्लियन का मतलब है कि हर एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा अलग अलग, प्रत्येक न्यूक्लियन के पास कितनी ऊर्जा है बांधने के लिए नाभिक में आपस में। तो देखिए ये जो ऊर्जा है हमारे पास ये ऑक्सीजन की टोटल आएगी, यानी 16 न्यूक्लियनों की ऊर्जा है। तो अगर मुझे प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा निकालनी है, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियन कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास 16, क्योंकि उसका परमाणु भार कितना है 16, तो ये जो मेरे पास ऊर्जा है ये 16 न्यूक्लियनों की है। तो अगर मुझे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टोटल ऊर्जा को, यानी कि जो 309.73 हमने निकाली है, इस टोटल ऊर्जा को हम किससे डिवाइड कर देंगे, परमाणु भार से, यानी कैपिटल A से। तो 309.73 और डिवाइडेड बाई A का मतलब कितना 16, तो यहाँ से जो हमारे पास प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आ जाती है वो आ जाती है 19.36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही हमारा आंसर है। हमसे कहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2, जल का अपवर्तनांक 4/3 है। एक द्विउत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रम से 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। इस लेंस की फोकस दूरी वायु में तथा जल में ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें क्या बताया कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी हमें वैल्यू किसकी दी है ANG की, ANG की वैल्यू कितनी है 3/2। उसके बाद तथा जल का अपवर्तनांक, जल के अपवर्तनांक का मतलब वाटर, यानी ANW, ANW की वैल्यू कितनी है 4/3। एक द्विउत्तल लेंस की बात करिए, द्विउत्तल का मतलब ऐसा लेंस जिसकी दोनों पृष्ठ ही उत्तलाकार हो। अब मैं कह देता हूँ कि इस वाले पृष्ठ की त्रिज्या है R1 और इस पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो है R2। तो हमें देखिए दोनों पृष्ठों की त्रिज्याएं बताई हुई है, यानी R1 भी और R2 भी। पहले पृष्ठ की त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर यानी 20 और दूसरे की है 30 सेंटीमीटर। अब देखिए R1 इस तरफ होगी तो हम R1 की जो वैल्यू लेंगे वो प्लस की लेंगे, लेकिन R2 इस तरफ होगी तो R2 की वैल्यू हम लेंगे माइनस का 30 सेंटीमीटर। हमने R1 R2 की वैल्यू लिख ली। अब पहले जो हम लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करते हैं वो वायु में ज्ञात करते हैं। तो वायु में फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला 1/FA, यानी एयर में फोकस दूरी फॉर्मूला क्या होता है n-1 और इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2। यही होता है लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। अब देखिए जब लेंस वायु में रखा होगा तो किरणें कहाँ से आएगी, एयर से किरणें आएगी और ग्लास में किरणें जाएगी, यानी यहाँ पर हम कर देंगे ANG,
ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1/FA इज इक्वल्स टू ANG की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 3/2 माइनस 1 मल्टीप्लाई R1 की वैल्यू है +20 यानी 1/20 माइनस R2 की वैल्यू -30, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और यहाँ पर देखिए 2 1 2 और 3 में से 2 गया तो 1, यानी यहाँ से जो हमारे पास 1/FA बचा वो बचा 1/2 इंटू 20 और 30 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 20 और 30 का जो एलसीएम आएगा हमारे पास देखिए नीचे से हो जाता है हमारे पास 600, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं और ऊपर ऐड करके तो ये हो जाता है 50। तो 0 से हमारे पास 0 कैंसिल आउट, ये हमारे पास हो जाता है 50/60 2 जा 120, और 50 को 120 से डिवाइड कर देते हैं तो 1/5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। और अगर मैं इन दोनों टर्म्स को उल्टी कर दूं तो यहाँ से जो मेरे पास FA की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 24 सेंटीमीटर, यानी वायु में इस लेंस की फोकस दूरी कितनी है 24 सेंटीमीटर है इस लेंस की। ठीक, अब इसी लेंस की जो फोकस दूरी है वो हम किस में ज्ञात करते हैं जल में। तो जब इस लेंस को हम जल में डुबो देते हैं तो इसकी फोकस दूरी हो जाती है 1/FW, यानी कि वाटर की फोकस दूरी। अब किरणें जो होगी हमारी वो लेंस के अंदर कहाँ से जाएगी, जल से आएंगी और लेंस के अंदर जाएगी, यानी WmG वाटर से ग्लास में -1 और इंटू 1/R1 माइनस कितना 1/R2। ठीक, देखिए अब जो यहाँ पर ये WmG है इस टर्म की वैल्यू हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास जो अपवर्तनांक क्वेश्चन में दिए गए वो तो वायु के सापेक्ष है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1/FW इज इक्वल टू WmG को मैं क्या लिख सकता हूँ, WmG को मैं लिख सकता हूँ ANG/ANW -1 और मल्टीप्लाई 1/R1 की वैल्यू 1/20 माइनस 1/R2 की वैल्यू -1/30, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 1/FW इज इक्वल्स टू ANG की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2, ANW की वैल्यू 4/3 और -1 और मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू हमने ऊपर भी निकाली थी वो कितनी थी 5/600, 50/600 और 0 से 0 हमने कैंसिल आउट कर दी थी। तो देखिए ये अगर हम इस वाले टर्म को सोल्व आउट करते हैं तो ये बचता है 9/8 -1 और मल्टीप्लाई में 5/60 और 5 12 जा 60, यानी कि यहाँ से जो हमारे पास 1/FW बचा वो 8 बन जाए 8 और 9 में से 8 गया तो 1/8 इंटू मल्टीप्लाई 1/12 यानी कि 1/96, और अगर मैं इन दोनों टर्म की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ से जो FW इज इक्वल्स टू मेरे पास आता है वो आता है +96 सेंटीमीटर, यानी कि जल में इस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी 96 सेंटीमीटर।